पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, बजट सत्र, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, बजट पास। देखिए, बजट तो पास होना ही था, क्योंकि ऐसी तो कोई प्रथा है नहीं कि बजट ना पास हो। पर आज बजट में क्या था और क्या नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया था कि एक होटल के बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि 100 रुपए में अनलिमिटेड खाना खाओ जिंदगी भर। जब अंदर गए तो पता लगा कि वहां वो चटाई बेच रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो अपने बजट की स्वयं ही सही बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे थे कि प्रदेश की, देश की, मेरी एनआईटी 86 की जनता के हित का तो कुछ खास उसके अंदर नजर आया नहीं। बजट 1,90,000 करोड़, 80,000 करोड़ की जो बात हो रही है, और हम किस चीज के लिए तरस रहे हैं कि फरीदाबाद नगर निगम के अंदर सिर्फ सरकार 100 करोड़ रुपए दे दे कि एनआईटी 86 की बहनें अपने कपड़े उठा उठा के ना चले, बहन बेटियों की बारातें आए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को फंटी ना मरवानी पड़े अधिकारियों से कह के। अमृत काल के अंदर इससे ज्यादा दयनीय स्थिति एनसीआर की नहीं हो सकती। ये बात मैंने चीख चीख के भी कही है, सरकार को रिक्वेस्ट करके भी कही है, और मुख्यमंत्री जी को पता है सारी चीजें। और पहले नगर निगम में कह देते थे पैसा नहीं है, मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, आज मुख्यमंत्री जी ने माना हाउस में जी हमें कारपोरेशनों ने 12-12 खाते खोल रखे थे, 650 करोड़ रुपया फरीदाबाद नगर निगम में निकला है। तो भैया वो किसके लिए रखा है? घोटाले करने के लिए रखा है क्या? जैसे पहले 200 करोड़ पी गए, वो 650 करोड़ इसीलिए तो है कि शहर की जनता का भला हो। पर सरकार चाह रही है कि नीरज शर्मा की आंख मुंदे और हम 200 करोड़ की तरह से खा जाए। पर अब मैं बताना चाहूंगा, जनता जागरूक हो चुकी है, अब ऐसे मौके आपको दोबारा नहीं मिलेंगे जो आप पहले कर चुके हैं। इसलिए नेक नीति से वो सारे पैसे जनता के हितों के अंदर सरकार लगाए। नीरज शर्मा की आंखें मूंदे किस सेंस में कह रहे हैं? क्योंकि आप ज्वलंत क्वेश्चन उठाते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो और मुद्दे हो, और इस बार कितने प्रस्ताव आपकी तरफ से आए, कितने क्वेश्चन आपकी तरफ से आए, उनका जिक्र हमारे दर्शकों से कीजिए। देखिए, आदमी सोच तो कुछ भी सकता है अपना। कल को ये इतने भ्रष्टाचारी हावी हो रहे हैं आज हरियाणा के अंदर, क्योंकि सरकार कार्रवाई तो कर नहीं रही, चिट्ठी चिट्ठी खेल रही है। मैंने तो आज ये भी कहा है, मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट को अपनी फ्री सर्विस देने को तैयार हूं कि मेरी क्वेश्चनरी वो अफसरों से पूछ ले। अब देखो, 200 करोड़ का घोटाला है, 17 से होता आ रहा था, और 2020 में जो सबसे लास्ट पेमेंट हुई है 31 करोड़ की 4 अगस्त को, और 10 दिन बाद नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। पहले तो उन्होंने उसको जांच में नहीं शामिल किया 31 करोड़ को, मुझे 1 साल लग गया उसको जांच का हिस्सा बनवाने में। अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। भाई वो नगद पैसा तो गया नहीं है, खाते में गया है। फटाफट तुरंत जाओ बैंक में, पता करो जी 31 करोड़ कहाँ आया था, आगे कैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्योंकि तो सीधा ईडी का केस बनता है। सरकार को चाहिए इसको सीबीआई ईडी को दे। और अब भ्रष्टाचारियों के इतने हाथ बढ़ चुके हैं कि पीछे आप सबने भी ऑडियो सुनी होगी, मैंने आज हाउस में टेबल भी करी है। आईएएस अफसरों से 5-5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं विजिलेंस से नाम निकलवाने के लिए। जिस प्रदेश में इतना डर ही ना हो कानून व्यवस्था का, सरेआम लोग पैसे मांग रहे हैं कि जी आपका हम नाम निकलवा देंगे। ये तो वो एक आईएएस अफसर है जिसकी भी रिकॉर्डिंग बाहर आ गई। ऐसे हो सकता है पता नहीं कितने लोगों के नाम निकाल दिए उन्होंने तफ्तीश के अंदर। तो भाई हमें तो इनसे कोई न्याय की उम्मीद है नहीं। अगर जो सरकार ये चाहती है कि हम जनता के हित की रक्षा करें, चाहे ये 200 करोड़ का मामला हो, चाहे पंचकुला का आउटसी प्लॉट घोटाला हो, चाहे हार्डवेयर प्यारी रोड का 102 करोड़ का घोटाला हो, चाहे बीडीपीओ पूजा शर्मा का घोटाला हो, चाहे वार्ड 6 की बिना काम की पेमेंट का घोटाला हो, चाहे वक्फ बोर्ड की जमीन का घोटाला हो, ये मुख्य घोटाले हैं सारे जो 100-100 करोड़ के। सरकार को इन सबको अविलंब सीबीआई को देना चाहिए। नीरज शर्मा ने और कौन कौन से मुद्दे इस सदन में उठाए? देखिए, मुद्दा तो मेरा कल भी है, खासतौर से कॉन्ट्रैक्ट लेबर की दयनीय स्थिति के ऊपर। मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर प्रश्न लगाया। उसके बाद मेरा प्रश्न शराब घोटाले के ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, फसल की गिरदावरी के ऊपर है, और 3 क्वेश्चन मेरे आ नहीं पाए। बड़ा दुख रहा मुझे कि एक 18वें नंबर पे आया और एक 11वें पे और एक 13वें पे, और तीनों दिन ही मैं तैयारी करके गया अच्छे से, और 1-1 मिनट के फेर से मेरे क्वेश्चन रह गए।
और ये सारे मुद्दे थे और मैंने अपनी विधानसभा की बातें तो रखी हैं। बजट के अंदर आपकी विधानसभा के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है जी, विधानसभा छोड़ो। हमको बड़ी उम्मीद थी गुड़गांव फरीदाबाद मेट्रो के लिए कुछ होगा, और आज मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मैं हर साल इस चीज की डिमांड रखता हूं कि आप एक तरफ लोकल बॉडीज की स्वायत्ता की बात करते हैं, मैंने ये भी कहा कि जी आप खर्चा तो बताते हैं जिले में यहाँ या इस मद पे ये खर्चा कर रहे हैं, एक रेवेन्यू कॉलम में भी जिक्र डालें कि आप किस जिले से कितना पैसा ले रहे हैं। हमें भी तो पता हो हमारा जिला क्या दे रहा है और हमें आप क्या दे रहे हो बदले में। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी आ जाएगा, ठीक है, बाकी जिलों को भी आपको उठाना है, पर कम से कम आज हमारे जिले में हालात ऐसे है कि हम लोग सीवरेज से परेशान हैं। उसके लिए आपके पास 10, 20, 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ नहीं है देने के लिए। और टैक्स तो देखो हमारा जिला कितना दे रहा है, कितना टैक्स जा रहा है फरीदाबाद से। मैं समझता हूँ फरीदाबाद गुड़गांव का दोनों का हम टैक्स मिला लें, शायद पूरे हरियाणा का 50% से ज्यादा रेवेन्यू बैठेगा। नीरज शर्मा एमएलए हॉस्टल में अगर अपना प्रवास करते हैं, रहते हैं, तो उस पर भी चुटकी ली जा रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। अब उनके पास अपनी विधानसभाओं के तो मुद्दे हैं नहीं, और उनके पास यही सब चीजें हाउस में करने की हैं, जबकि एमएलए हॉस्टल में रह रहा हूं, मैं तो सरकार का पैसा बचा रहा हूं। मेरे को तो बहुत बढ़िया 5-6 कमरों का मकान मिला था, पर क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ नहीं रहते, हमारा परिवार यहाँ नहीं रहता, मैं क्यों सरकार का इतना नुकसान करूं। अपने कमरे में मेरा गुजारा हो जाता और मैं बड़ी आराम से रह रहा हूं। इस बजट सत्र का अगर अंकलन किया जाए राजनीतिक रूप से, तो क्या एनालिसिस नीरज शर्मा का है? देखिए, जिस हिसाब से 24 में चुनाव है, उम्मीद थी कि बजट के अंदर कुछ लोग लुभावनी चीजें होंगी, जनता को रियायत वाली बात करेंगी। जैसे हम एनसीआर के जिले, ये सरकार के लिए भी बड़ा यक्ष प्रश्न है। हमने जब हमारी कमेटियां बनी थी उस समय विषय भी उठाया था। आज फरीदाबाद में जहां ग्रीनरी की बात हो रही है, ग्रीन व्हीकल खरीदने की बात होती है, सब्सिडी कम है हरियाणा में, दिल्ली में ज्यादा है। अब होगा क्या, लोग दिल्ली सरकार से खरीदेंगे, चलाएंगे यहां पर, रेवेन्यू का नुकसान होगा सरकार का। उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन, जो हमें उम्मीद थी कि भी सरकार का वादा था 5100 रुपये इस साल में पूरी कर दी जाएगी, वो वही 2500 रुपये पे अटका रखी है इन लोगों ने। और डेली आप देख रहे हैं परिवार पहचान पत्र के थ्रू लोगों के राशन कार्ड कटते हैं, कटौतियां हो रही हैं। हाँ, एक चीज में तो तरक्की करी है सरकार ने, पब्लिकेशन का तो बजट बढ़ा लिया अपना 8-8, 10-10 गुना। मैं समझता हूं आप अच्छा काम करोगे तो आपको पब्लिसिटी की वैसी जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिसिटी आंखों से नहीं होनी चाहिए, पब्लिसिटी लोगों के दिल में होनी चाहिए। आप काम इतने अच्छे करो कि लोग आपको दिल से याद करें कि हाँ जी सरकार ने ये चीज अच्छी करी थी, पर इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जनता के पैसे को बहुत ज्यादा खराब किया जा रहा है। चाहे मैं हिसार एयरपोर्ट का मामला लूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब तो वहां स्टाफ विड्रॉल की भी चिट्ठी दे दी, और इन्होंने ऐसा झूठा प्रचारित करके हरियाणा की जनता का पैसा वहां लगा दिया। वो हमारे बिहारी में कहावत है, हार ना फार लबर लबर हैंगा, कि जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, इसका नाम इन महापुरुषों के नाम पे होना चाहिए। इतने विज्ञापनों पे पैसा खर्च कर दिया। अब अल्टीमेटली इतना ज्यादा पैसा सरकार का लग गया हिसार एयरपोर्ट पे। अब वो पैसा किस तरीके से रिकवर हो, अब वो एयरपोर्ट की तो बिल्कुल सोच ही खत्म हो गई है। अब वहां सरकार एविएशन हब बनाने जा रही है, 10 जहाज और नए खरीद रही है सिंगल इंजन के, कि हम यहाँ बच्चों को पायलट बनाने का कोर्स सिखाएंगे, या दिल्ली से जो जहाज रिपेयर होने के लिए यहाँ आए या पार्किंग के लिए आए। क्या हिसार एयरपोर्ट की परिकल्पना इस कार्य के लिए की गई थी? क्या हरियाणा की जनता का इतना हजारों करोड़ रुपया इसलिए खर्च किया गया था कि यहाँ जहाज रिपेयर होंगे? अरे आपको खुद सोचना चाहिए था। अमृतसर हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में, कहां से आपको ट्रैफिक मिलेगा, कहां से लोग मिलेंगे? और हिसार से किसी को चंडीगढ़ आना है या दिल्ली आना है, हार्डली 1 घंटे की फ्लाइट है, या बाई रोड आप 2-2.5-3 घंटे में आ जाते हैं। जहाज पकड़ना है 2 घंटे पहले एयरपोर्ट जाओगे, फिर वो फ्लाइंग टाइम लगेगा, फिर आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, पता नहीं क्या सोच के। और मैं समझता हूं ऐसे राजनीतिक फैसले करने से पहले सरकार को ये सोचना चाहिए, इट्स द पब्लिक मनी, इट्स द टैक्स पेयर्स मनी, इसका सही और समुचित उपयोग हो, इसके बारे में सरकार को हर समय सजग रहना चाहिए। नीरज जी, पंजाब का माहौल 1980 दशक की तरफ जा रहा है। जिस तरह से आतंकवाद तब पनपा था, बढ़ा था, लोग आशंकित है।
देखिए, बड़ा दुखद है और हम सबसे ये अपील भी करना चाहेंगे कि आपसी भाईचारा ना खत्म हो और किसी के भी बहकावे में ना आए। बड़ी मुश्किल से पंजाब हमारा सुधरा है। हमारा खुद का नानका पंजाब में है, मोगा के पास बदनी कला में, और सब वहाँ अच्छे से रह रहे। हालांकि एक दौर आया था, सबको बहुत तकलीफ हुई थी, रिश्ते नातेदारों को, सबको बड़ी मुश्किल से वो माहौल सुधरा है। और मैं चाहूंगा कि ये केंद्र सरकार का और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका दोनों का नैतिक कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति हो, माहौल को ना बिगड़ने दें। धन्यवाद। तो ये हैं पंडित नीरज शर्मा, फरीदाबाद से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। बजट को लेकर इन्होंने अपनी खुली प्रतिक्रिया दी और इसके अलावा पंजाब का माहौल ना बिगड़े, इस पर भी अपील इन्होंने की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।